नमस्कार नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाना भगत आंदोलन के बारे में। जेएसएससी सीजीएल के क्लास में ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे टाना भगत आंदोलन के बारे में कि यह आंदोलन कैसा था, इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जानना है कि यह आंदोलन आपका कब हुआ। ठीक है, यह आंदोलन आपका कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1914 ईस्वी में, है ना। 1914 ईस्वी में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में यह कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो गुमला ज़िला से। ठीक है, 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को यह कहाँ से हुआ? तो कौन से जगह से हुआ? कौन से जगह से इसकी शुरुआत हुई? तो गुमला से। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा का इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार भी माना जाता है ना। इस आंदोलन को हम लोग बिरसा मुंडा के विस्तार, मतलब उसी के बाद यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए, यह है ना, यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर पर विश्वास करना, यह एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। इसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मंदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती को वापसी पर विशेष बल दिया गया था। अगर हम लोग इस आंदोलन के उद्देश्य का बात करें, ठीक है, इस आंदोलन के उद्देश्य का बात करें कि यह आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो यह आंदोलन इसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मंदिरा के त्याग तथा आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन का, है ना, इस आंदोलन का प्रसारित करने में इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा से बलराम भगत, विष्णुपुर से भिखू भगत तथा सिसई से देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस आंदोलन को प्रसारित करने में अगर हम लोग बात करें कि इसमें लीड रोल किसने किया था, है ना, किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था, तो देखिए, इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर से शिबू भगत, घाघरा से बलराम भगत, विष्णुपुर से भिखू भगत तथा सिसई से देवमनिया नामक महिला ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य शव शासन की स्थापना करना था। देखिए, ये सब ही प्रश्न पूछा जाता है ना, कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शव शासन की स्थापना करना, है ना। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य टाना भगत आंदोलन का तो क्या था? तो शव शासन की स्थापना करना, है ना। क्या करना? तो शव शासन की स्थापना करना। इस आंदोलन के प्रारंभ में, है ना,
कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, है ना। देखिए, टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन जिसको प्रारंभ में, शुरुआत में हम लोग किस आंदोलन के नाम से जानते हैं, है ना, किस आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग शुरुआत में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि कुरुख और उरांव जनजाति का मूल धर्म है ना। कुरुख और उरांव जनजाति का मूल धर्म आपका कौन सा है, तो कुरुख धर्म। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में जतरा भगत जो आंदोलन करता थे, है ना, मुख्य नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन का कौन था, तो जतरा भगत। तो 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दी गई, है ना। देखिए, कब इनको गिरफ्तार किया गया, तो 1916 ईस्वी में। लेकिन बाद में शांति बनाए रखने के शर्त पर, है ना, शांति बनाए रखने के शर्त पर इनको रिहा कर दिया गया। किनको, तो जतरा भगत को, है ना। कब, 1 साल का सजा हुआ था, ठीक है, 1 साल का सजा हुआ, लेकिन शांति बनाए रखने के उद्देश्य से, उसके शर्त से इनको रिहा कर दिया गया था। जेल में रिहा होने के बाद, जेल में रिहा होने के 2 महीने के बाद, ठीक है, जतरा भगत की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1916 ईस्वी में। जेल से रिहा होने के 2 माह बाद जतरा भगत की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु का कारण क्या था, तो इस मृत्यु का कारण जेल में उनको जो प्रताड़ना दी गई थी, है ना, जेल में उनको जो प्रताड़ना दी गई थी, उसका मृत्यु का कारण भी इनका वही बना, ठीक है। उसके बाद देखिए, मांडर में इस आंदोलन का नेतृत्व करता, मैंने शुरू में बताया कौन था, तो सीबू भगत। मांडर में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सीबू भगत थे। तो सीबू भगत द्वारा टाना भक्तों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शुरू में ये लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मांडर में इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सीबू भगत के द्वारा टाना भक्तों को मांस खाने की स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। टाना भक्तों को मांस खाने की स्वीकृति दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप टाना भगत 2 भागों में विभक्त हो गए, है ना। इसके परिणाम स्वरूप देखिए क्या, तो टाना भगत आपका 2 भागों में बट गए। उसके बाद दोस्तों देखिए, 2 भागों में बट गया, तो इनका नाम भी अलग कर दिया गया, है ना। देखिए, 2 भागों में बटने के बाद जो मांस खाने वाले थे, है ना, मांस खाने वर्ग जुलाहा, है ना, मांस खाने वाले लोग जुलाहा, है ना, जुल्हा भगत कहलाए, तथा शाकाहारी वर्ग को अरवा भगत के नाम से जाना गया। देखिए, मांस खाने वाले वर्ग को जुल्हा भगत के नाम से जाना गया, और जो शाकाहारी वर्ग के लोग थे, है ना, शाकाहारी वर्ग के लोग थे, इनको अरुआ भगत, यानी अरवा खाने वाले, है ना, अरवा खाने वाले लोग, ठीक है, अरवा भगत का नाम दिया गया। तो क्यों, क्योंकि ये शाकाहारी थे। धार्मिक आंदोलन, है ना, धार्मिक आंदोलन के का रूप में प्रारंभ या आंदोलन के बाद, ठीक है, धार्मिक आंदोलन का रूप में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन बाद में इसका राजनीतिक स्वरूप बन गया,
है ना। देखिए, धार्मिक आंदोलन के रूप में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। मतलब देखिए, शुरू में इसका स्वरूप कैसा था, तो शुरू में इसका स्वरूप धार्मिक था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप कैसा हो गया, तो बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। 1916 ईस्वी तक के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ, है ना, 1916 ईस्वी के अंत आते आते इस आंदोलन का विस्तार यानी टाना भगत आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक भी फैल गया, है ना। रांची के साथ साथ इसका स्वरूप कहाँ तक चला गया, तो पलामू तक चला गया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। यह आंदोलन पूरी तरह से आपका क्या था, तो अहिंसक था, तथा टाना भगतों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। ठीक है, यह आंदोलन पूर्णतः क्या था आपका, तो अहिंसक था, तथा टाना भगतों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1921 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में टाना भगतों ने सिंधु भगत के नेतृत्व में ही भाग लिया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया, तो इसमें भी टाना भगतों ने भाग लिया था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी टाना भगतों ने भाग लिया था और सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। तो किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए, तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में। इस दौरान टाना भगतों ने शराब की दुकान पर धरना, है ना, इस दौरान टाना भगतों ने शराब की दुकान पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शन में अपनी भागीदारी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत किया। ठीक है, इस दौरान टाना भगतों ने शराब की दुकान पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत किया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर टाना भगतों ने चरखा और खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। तो इनका देखिए, इस आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, है ना। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर टाना भगतों ने चरखा और खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे, है ना। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर टाना भगतों ने चरखा और खादी वस्त्रों का अनुसरण किया और इसके अनुसार उनके सबसे प्रिय अनुयायी टाना भगत ही थे, है ना। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगतों ने देखिए, टाना भगतों ने कांग्रेस का 1922 का गया अधिवेशन और 1923 का नागपुर अधिवेशन, दोनों अधिवेशनों में भाग लिया था। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन और 1923 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था, है ना। ये दो अधिवेशन में इन लोगों ने भाग लिया था। हाँ, टाना भगतों ने इस कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन में और 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था।
यह विशुद्ध गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसा का आंदोलन था, है ना। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसा का आंदोलन था। 1930, है ना, 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा भारत में दिल्ली में कर न देने के आंदोलन चलाया गया, जिससे प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। ठीक है, 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा दिल्ली में कर न देने तो देखिए दोस्तों, 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा भारत दिल्ली में कर न देने का आंदोलन चलाया गया। भारत में, है ना, भारत में कर न देने का आंदोलन चलाया गया, जिससे प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 ईस्वी का कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, 1940 ईस्वी का रामगढ़ अधिवेशन में नातों में टाना भगतों ने, है ना, टाना भगतों ने महात्मा गांधी को उपहार स्वरूप 400 रुपये, है ना, उपहार स्वरूप 400 रुपये दिए थे। कब? तो 1940 का कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन में। बाद में 1948 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ, 1948 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, तो रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम को पारित किया गया, है ना। 1948 मतलब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो 1948 ईस्वी में मतलब उसके अगले साल टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम को भी पारित किया गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने टाना भगत आंदोलन टॉपिक का कुछ पॉइंट्स, है ना, टाना भगत आंदोलन के कुछ पॉइंट को हम लोगों ने देखा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से नोट्स करें, है ना, ज़रूर नोट्स करें, ताकि, है ना, जब एग्ज़ाम हो, सीजल का एग्ज़ाम हो, तो आप लोग सभी का अच्छे से एग्ज़ाम जाए। तो आप लोग आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी उम्मीद के साथ मैं रुपेश सिन्हा विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।